13.1 मैंने खोल रखी है, फॉर्मूले सारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कॉपी। इन्होंने ऊपर बोला हुआ है कि पाई को 22.7 ही लेना है, अगर वो कुछ और बोल देते हैं तो फिर वो ले लेना है, यानी कि 3.14 तब लेना जब वो बोल दें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बोल देता हूँ कि ये टॉपिक हम 10th वाली बुक से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जिन लोग को लगता है, जिन बच्चों को लगता है कि यार हमारा थोड़ा वीक है ये टॉपिक, तो वो 9th की बुक उठा के आठ एक्सरसाइज वहाँ पे दे रखी हैं उनको भी एक बार पढ़ लेना, कर लेना, फिर इनको ट्राई करना, इनको और अच्छे से समझ पाओगे। और जिनको वो ठीक ठाक आता है वो डायरेक्टली भी इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, दो क्यूब हैं और हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको ज्वाइन करा है एंड टू एंड, कोने से कोना उनका एक सिरे से दूसरा सिरा मिला दिया है। तो यहाँ पे कोशिश करता हूँ बनाने के कि कैसा होगा, लगभग लगभग कोशिश है, सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे से समझदार आप हो ही वैसे ही। सही बन गया। एक क्यूब ये रहा, दूसरा क्यूब ये रहा। इस क्यूब का जो वॉल्यूम है मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। एक पे ये कलर डाल दिया और दूसरे पे ब्लू डाल देता हूँ, तो ब्लू इतने पार्ट पे दिखा पाऊंगा आपको मैं, बाकी समझदार आप हो ही। इधर का येलो और उधर का ब्लू चिपक गया, ठीक है। फेस समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है कि अरे कहाँ गया। ये लो जी, अब देखो आपके सामने। अब बताओ जी, ये फिगर वाला पार्ट, डायग्राम वाला पार्ट अपने को क्लियर होता है थोड़ा बहुत? कोई रिप्लाई नहीं है किसी भी बच्चे का। क्या सर? तो बेटर यही नहीं है कि फिर मैं रिकॉर्डिंग कर करके ही डाल दूं, आप लोग को सुना दूं? क्योंकि नहीं लाइव सर। बैठने का फायदा ही क्या है, जब आपने कुछ रिप्लाई करना ही नहीं है, मेरे को रिप्लाई देना ही नहीं है किसी बात का, तो फिर मैं क्यों, ऐसे लग रहा है मैं दीवारों से ही बात कर रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं एक रिकॉर्डिंग करूँ और कहूँ जी शाम को इतने बजे दिखाऊंगा, बस बात खत्म। सर मैं रिकॉर्डिंग में मजा नहीं मज़ा आता। नहीं आता ना, तो मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ फिर, आप लोग जब मुझे रिप्लाई नहीं देते तो? पढ़ो ध्यान से, पढ़ो समझो, ध्यान से समझो, वरना मैं और टीचर के जैसे भी समझा ही सकता हूँ ना, फटाफट फटाफट में काम कर देता हूँ जी, ये क्वेश्चन है ऐसे लिखना है, ऐसे सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर आ गया, मिला लो, देख लो, कर लो, रट के चले जाना। पर्पस है समझाने का, खोपड़ी में बैठाने का, ताकि किसी भी क्वेश्चन पे आप काम। हाँ बोलो यशवी, क्या कहा आपने बेटा? एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 64। सर आवाज कट रही है आपकी। कितने बच्चों को लगता है कि मेरी आवाज कट रही है? आवाज सही आ रही है मेरी? सर हमको तो सही आ यस रही सर, है। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। यस सर, ठीक क्लियर है। है। इसका वॉल्यूम भी कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को मिला दिया, अब वो कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब वो सरफेस एरिया वाली बात करेगा तो वो जो आपको अब डायग्राम मिला के, जो भी आपके पास फाइनल डायग्राम मिल रहा है, फाइनली जो रिजल्टिंग डायग्राम है आपके पास, उसका टोटल सरफेस एरिया वो लिखते हैं हम सरफेस एरिया। अगर लेटरल या कर्व्ड लिखेगा वो तो हो ही गया, नहीं तो अगर जो भी सॉलिड अपने को मिल रहा है, दो फिगर को मिला के, तीन शेप्स को मिला के, जैसा भी आए, वो सरफेस एरिया की बात करेगा तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है वहां पे, ठीक है। तो अब एक क्यूब को मिला दिया दूसरे क्यूब के साथ, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि दोनों को मिला दिया। अब मैं कहूं यार इस पे पेंट कर दो, जहां जहां तुम पेंट कर सकते हो, वो एरिया कितना होगा? तो जो दोनों क्यूब्स को मिलाने के बाद, अब कई बच्चे कह सकते हैं जी ऐसे में हम ये कर लें कि इसका टीएस से निकाल दें, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोला ना आपने, तो इसका टीएस से निकाल लेता हूं, इसका टीएस से निकाल लेता हूं और प्लस करा देता हूं, तो भी वही चीज आ जाएगी। क्या ये बात सही रहेगी? दोनों शेप्स का, यानी कि दोनों क्यूब्स का हम टीएस से निकाल के प्लस कर दें, तो क्या ये बात सही रहेगी? आप जो क्वेश्चन में डिमांड कर रहे हो वो बात पूरी हो जाएगी मेरी, यानी कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें टीएस से निकालना था, क्या मैं दोनों क्यूब्स का टीएस से निकाल के प्लस कर दूं तो बात सही रहेगी? ये नहीं रहेगी। क्यों? मैं बताता हूं आपको। ये वाला जो फेस है जिसमें मैं लाइंस डाल के समझा रहा हूं आपको, ये देखो,
इस येलो वाले क्यूब की वो सामने वाली दीवार जिस पे मैंने ब्लैक लाइंस डाली है, वही दीवार अगर हम ब्लू वाले क्यूब की देखें तो ये दोनों तो आपस में चिपक गई थी, ये वाले फेसेस तो चिपक चुके हैं, तो यहां पे कभी भी पेंट हो नहीं पाएगा। पेंट करना था तो चिपकाने से पहले करते, लेकिन क्या चिपकाने से पहले पेंट करके और मैं चिपका देता तो उस पेंट करे हुए का फायदा होता? नहीं होता। वो क्या पेंट वाला करा हुआ हिस्सा मुझे कभी दिखता? नहीं दिखता। तो फिर मैं वहां पे पेंट क्यों करूं? वो तो फालतू में अपना पैसा बर्बाद करने वाली बात है कि वहां पे पेंट कर रहे हैं, यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। पेंट करवाने पे भी खर्चा आएगा, पेंट का भी खर्चा आएगा, और बाद में तो वो एल्फी लगा के या फेविकोल लगा के चिपका दिया जाएगा। तो फायदा क्या हुआ उसको पेंट करने का? तो वहां पे पेंट नहीं किया जाना चाहिए इस वाली दीवार पे, दोनों क्यूब्स की, इस दीवार पे और ब्लू वाले की इस वाली दीवार पे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे यस हैं। सर। हाँ। तो हमें दोनों का टीएसए निकाल के प्लस नहीं करा देना, हमें दोनों को चिपकाना पहले है, अब पेंट करना है। तो चिपकाने के बाद मुझे ये मिल गया कि यार ये तो है बड़ा सा क्यूबॉइड बन गया। क्यूब था वैसे तो, लेकिन उन्होंने लिख भी दिया कि यहाँ पे क्यूबॉइड बन जाएगा। वो आप समझ पा रहे हो कि अगर इस छोटे वाले एक क्यूब की साइड को मैं ए मान लूंगा तो बड़े दूसरे वाले क्यूब की साइड भी ए ही रहेगी, और जो क्यूबॉइड बन गया उसकी लेंथ वाला पार्ट हो गया 2a। ठीक है, जो विड्थ है वो a के बराबर है, और जो हाइट है वो a के बराबर है। a क्या है? साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब भी आपने मुझे नहीं दिया, तो सबसे पहला हमारा काम है साइड ऑफ क्यूब पे काम करना। तो कहां से शुरुआत होगी? जो आपने दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला था? हमने उसको ए की फॉर्म में ही रटा हुआ है, ए क्यूब। ए कितना आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 64। 64 का क्यूब रूट होता है 4, यानी कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ जाता है। क्यूब रूट के अंदर हर 3 वैल्यूज में से एक वैल्यू बाहर आती है, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा अगला स्टेप, और इसमें से हर 3 वैल्यूज में से एक वैल्यू बाहर, तो मेरा आंसर बन गया ए का। ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं ए की जगह पे 4 लगा दूं, यहां पे 4 लगा दूं, यहां पे 4 लगा दूं, तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि जो फाइनली जो क्यूबॉइड बना दोनों क्यूब्स को मिला के, उसकी लेंथ वाला पार्ट कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहां पे लिखूंगा 4 क्यूबॉइड, जो लेंथ है वो आ गई 2 टाइम्स किसका? ए का। ये आपको मैंने ऊपर समझा दिया। या तो a प्लस ए लिख दो, वो भी 2a आता है, या डायरेक्टली समझ सकते थे कि वो 2a के इक्वल होएगा। 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। जो ब्रेड्थ बनी क्यूबॉइड की वो सिर्फ a के इक्वल ही है। जो क्यूब की विड्थ है वही विड्थ क्यूबॉइड की भी बन गई, तो जो उसकी विड्थ वाला पार्ट है वो a के बराबर ही रहेगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर की। और जो हाइट है, आप डायग्राम में देख के समझो, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड भी a के बराबर ही है, सिर्फ लेंथ पे फर्क पड़ा और किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ा। अब क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया, क्योंकि रिजल्टिंग जो डायग्राम था, जो फिगर बनेगी, उसका, उस शेप का हमें सरफेस एरिया निकालना था, यानी कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा देंगे। टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर अब मुझे मानो कि तुम पेपर में काम करने बैठे हो, बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग का, यानी कि पहला क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कि बेहद आसान होना चाहिए वो, बुक बनाने वाले की सोच के आधार से। तो पहला ही क्वेश्चन, अगर मेरे को फॉर्मूले ही समझ में नहीं आ रहे होंगे, जैसे कि ये फॉर्मूला हो गया और ऊपर वाला ये फॉर्मूला हो गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो तुम लोग समझदार हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, 15-15 साल के सारे बच्चे हो, 15 साल का बच्चा बेहद समझदार होता है। तो भाई फॉर्मूले याद कर लेना। ये मत कहना कभी भी गलती से कि सर मैथ्स में तो कभी याद करना ही नहीं होता कुछ भी। मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा रटने वाली चीज़ होती है रूल्स हो गए, फॉर्मूले हो गई, कई बातें हो गई, तो वो सब याद करना ही पड़ता है, उसके बिना काम चलता नहीं है। तो ये रट लेना, रट्टा मारना। लेंथ की जगह क्या वैल्यू लगनी है? 8 4 4 4 4 8 वैल्यूज डाल दी हैं एल बी और एच की, जहां जहां डलनी थी। 32 16 32 32 और 32 64 प्लस 16, छोटा छोटा करके प्लस करने में आसानी होती है। 6 और 4 10, 7 6 और 1 7 और 1 8, इतना। और क्योंकि ये एरिया तो मैसेज आया है हाँ यही आ रहा है सर, ग्रुप पे मैसेज आया है। ग्रुप पे मैसेज आया? क्या मैसेज आया है?
किसका आईडी पासवर्ड गलत शो कर रहा है? महक श्रीवास्तव आ तो गई है। महक अग्रवाल होगी यहाँ तो। अरे डाल दो यार, आईडी पासवर्ड डाल दो कोई जना, मुझे खुद याद नहीं आईडी क्या, पासवर्ड तो याद है। आईडी पासवर्ड वाला जो मैसेज है यार ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दो फटाफट। सर डाल दिया। डाल दिया? वो क्या पासवर्ड गलत शो हो रहा है। पासवर्ड क्या डलवाया तुमने? सर यही है जो है। क्या है? दिलीप। हाँ दिलीप पासवर्ड डालना ठीक तो है। दोबारा से डाल दो एक जना मैसेज, करंट मैसेज डाल दे पासवर्ड दोबारा से लिख दे। ये रहा जी पहले का आंसर 160, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना था क्योंकि एरिया जो भी होगा आपको समझा चुका हूं कि जितने भी एरिया आप निकालेंगे वो यूनिट स्क्वायर में निकलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का ही आंसर आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन में सीखा क्या कि उनको एक क्वेश्चन देने का पर्पस ये था कि भाई कभी भी आप दो अलग अलग सॉलिड को चिपका रहे हो, उसके बाद अगर उसका सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो गलती ये मत कर देना कि दोनों का अलग अलग टोटल सरफेस एरिया निकाल के प्लस करा दो। वो नहीं होता क्योंकि दोनों का एक एक फेस तो गायब हो जाता है। जैसे कि इसका भी, येलो वाले का भी एक फेस और ब्लू वाले का भी एक फेस तो आपस में चिपक गया, तो यानी कि 5 फेसिस इसके और 5 फेसिस ही उसके प्लस कराने थे। अब वो तुम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि 10 फेसिस ऑफ क्यूब, 2 क्यूब के टोटल 10 फेसिस का एरिया लेना था। टोटल होते हैं 12 में से एक एक दोनों का गायब हो जाने वाला है क्योंकि वो चिपक चुके हैं, वहां पे हम पेंट नहीं कर सकते। अब चॉइस आपकी है कि कैसे आपने इसको लिखना है। ये अच्छा तरीका रहेगा जो मैंने लिख के बता दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए मान के चलूं पहला क्वेश्चन समझ में आया आप लोग के? यस सर। हाँ। हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। अच्छा, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. अब यहाँ पे कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या है, सिलेंडर है। एक वेसल है इस शेप का, नीचे हेमिस्फीयर है उसके, और इसके ऊपर एक सिलेंडर है, ठीक है भैया। नीचे वाला सर्कुलर पार्ट और ये वाला सर्कुलर पार्ट सेम है, वो थोड़ा सा बड़ा छोटा दिख रहा है आपको लेकिन वो सेम ही है, ठीक है। इसको थोड़ा मैंने ज़्यादा गोल घुमा दिया, उसको कम घुमाया, लेकिन वो एक जैसी है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सिलेंडर का भी रहेगा और हेमिस्फीयर का भी रहेगा, और ये वाला जो सर्कल है ये टॉप ऑफ सिलेंडर है। ये अपने को देखने में समझ में आ रहा है। तो रफ डायग्राम बनाना बेहद जरूरी है मेरे हिसाब से, बाकी आप समझदार हो। यहां पे कह रहा है कि एक वेसल इस शेप का है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। तो यानी कि यहां पे हमें ये समझ में आ रहा है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो दोनों ही सेम है, और दोनों कितने हैं, 14 सेंटीमीटर। तो दोनों की रेडियस वाला पार्ट भी सेम होगा, 7 सेंटीमीटर। तो मैंने 14 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये मत करना कि 7 तो कहीं लिखा नहीं था, इतने समझदार तुम हो। अब यहां पे दूसरी बात बोली, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। इस वेसल की टोटल हाइट 13 है। ये थोड़ा दूर करके लिखता हूं, यहां कैसे लिखूं, दूर ही लिखता हूं। नहीं चलो पास लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब यहां पे जब भी ऐसी कोई बात आए कि सरफेस एरिया निकालने को बोले किसी भी टाइप के क्वेश्चन में तो आप हमेशा पेंट करने वाली बात को सोचने बैठ जाना, बस आपका काम बन जाएगा। अब एक बर्तन या बर्तन ही होगा ना वेसल एक, तो एक जो बर्तन है वेसल है वो इस शेप का है, नीचे हेमिस्फीयर है ऊपर सिलेंडर है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये सिलेंडर या ये हेमिस्फीयर बंद होगा? जो मैंने लाइन से शेड करके बताया है, क्या वो वाला सर्कल दोनों शेप्स का बंद हो सकता है? वो नहीं हो सकता। सर तो इस वेसल नीचे से क्लोज होगा, ऊपर से ओपन होगा। नीचे से क्लोज होगा ना, यहां से क्लोज होगा। ये वाला सर्कल बंद होगा क्या? नहीं सर। ये तो बंद होगा ही होगा डेफिनेटली, वरना फिर वो क्या का वेसल बन गया।
ठीक है, तो ये चीज खुली होगी और ये चीज खुली होगी, जिसमें मैंने ब्लैक लाइंस से थोड़ा सा शेड करा है उस पर। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज हम यहां से डालें तो यहां से पास होके वो यहां तक पहुंच जानी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? यस सर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यार इसको इसका अंदर का सरफेस एरिया निकाल दो। ठीक है, अब अंदर का सरफेस एरिया निकाल दो, कहीं नहीं कहा इनने टोटल निकाल दो, कहीं नहीं कहा इनने कर्व निकाल दो, कहीं बोला उसने? नहीं बोला ना, उनने कहा अंदर का सरफेस एरिया निकाल दो। तो यहीं पे सारी बात सोचनी पड़ेगी। अब मैं कहूं यार इस टाइप का वेसल है, आपने सोच लिया कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल बंद नहीं हो सकता। अब मैं कहूं इसको पेंट कर दो, बस इसको पेंट कर दो अंदर से। तो क्या क्या चीज पे पेंट होगा? इस सिलेंडर के चारों तरफ पेंट होगा, गोलाई वाले पार्ट में। मैथमेटिकल उसको क्या बोलते हैं? CSA। मैथ्स की भाषा में मेंसुरेशन के अंदर इसको क्या बोला जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा ऐसे ही इस जो नीचे वाला शेप है वो क्या है? हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर पे भी कहां पे पेंट हो रहा है? इसके भी CSA पे ना। बोलो हाँ के ना। यस सर। ये बात कितने बच्चों के समझ में नहीं आई? हाथ खड़ा करें। सर एक बार और रिपीट कर दो। मैंने कहा कि बेटा जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि एरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपके जीवन में कभी भी, तो आप उसको पेंट करने वाली बात पे ले जाना। बस ये देख लेना कि अब कहां से वो किस चीज का एरिया निकलवाना चाह रहे हैं। इनर, अंदर की तरफ। तो मैंने कहा इसको अंदर की तरफ से पेंट करना है। अब इस वेसल को अंदर की तरफ से पेंट करोगे। अब ये गिलास है मेरे साथ, मेरे पास में, मैं अपने आप को भी जरा देख लूं, एक मिनट। हाँ, तो ये ग्लास में अगर मैं कहूं इसको अंदर की तरफ से पेंट करना है तो कहां पे पेंट करोगे? चारों गोलाई पे पेंट करोगे? मतलब कि अब कैसे बोलूं इसको, गोलाई पे बोलूंगा ना, यानी कि मैथ्स की भाषा में जो फॉर्मूले की भाषा है उसके हिसाब से इसके CSA पे पेंट करना है। और मानो कि इसके नीचे हेमिस्फीयर लगा होता है एक, तो ये वाला सर्कल नहीं होता, ये वाली सर्कल वाली प्लेट, ये सर्कुलर प्लेट यहां नहीं लगी होती, यहां पे खाली होता, ये कटा होता यहां से, और वो नीचे हेमिस्फीयर होता। और इस वाले हेमिस्फीयर के भी कहां पेंट होता? इसके भी CSA पे पेंट होता, क्योंकि दोनों के TSA में ये सर्कुलर पार्ट इंक्लूड हो जाता है। अब जो येलो शेड कर रहा हूं ये चीज इंक्लूड नहीं करानी दोनों ही शेप्स की। तो ना तो मुझे सिलेंडर का TSA लेना है, ना ही मुझे इस हेमिस्फीयर का TSA लेना है। दोनों का CSA प्लस कर दोगे तो वेसल का सरफेस एरिया बन जाएगा अंदर का। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनर CSA ऑफ वेसल किसके इक्वल होगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये वाली स्टेटमेंट आपके भेजे में आई है कि नहीं आई है? ये पहले मैंने डायग्राम पे बात समझा दी है, उसके बाद उसको लिख दिया है, स्टेटमेंट बना दी उसकी। बताएं जी। महक श्रीवास्तव बताओ बेटा, समझ में आई बात के नहीं आई? सर आ गया सर। ओके, तो बस अब इस पे काम कर देते हैं। अब मैं फॉर्मूले वाली दुनिया में आ जाऊंगा। फॉर्मूले जब लिम को लिखवाए थे, CSA ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूले याद नहीं है तो इस स्टेप के आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। तो क्या पेपर में लिख के आने वाले हो बताना जरा। अगर फॉर्मूले नहीं याद तो ये लिख के आओगे, तुम्हारे को टीचर 4 में से दे देगा 2 नंबर, 1 नंबर रैप्टा मारेगा कान पे, पटैक। ठीक है, तो फॉर्मूले आज रात को रटना है तब सोना है। ठीक है जी। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH। ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज ये देखो कि यार दोनों का रेडियस पार्ट सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी वो वेसल सही सा बनेगा, वरना वो गड़बड़ हो जाएगी काम। ऊपर वाला सिलेंडर बड़ा हो, नीचे वाला हेमिस्फीयर छोटा हो, तो पानी जो भी चीज गिरोगे उसके अंदर साइडों से निकलती जाएगी। समझदार हो, समझ पा रहे हो क्या होना चाहिए इसके अंदर? ठीक है, तो दोनों का रेडियस वाला पार्ट सेम है, पाई वैसे ही सेम होता है। हाइट इसमें यूज हो रहा है, इसमें हाइट यूज नहीं होता है। ठीक है, तो क्या चीज कॉमन है? ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। अब मैं इसको अगर 2 टुकड़ों में तोड़ के करता कि यार मैं इसका CSA अलग से सोल्व कर लेता, इसका CSA अलग से सोल्व कर देता, फिर दोनों को प्लस कर देता, तो मेरे को पाई की कैलकुलेशन 2 दफा करनी पड़ती, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो टाइम वेस्ट क्यों करें यार, पहले पता चल गया कि ऐसे प्लस करना ही है। दोनों में पाई आ रहा है तो पाई कॉमन लो, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन ले लिया, पाई भी कॉमन ले लिया। देखो ये चीजें कॉमन है, 2 भी कॉमन है दोनों के अंदर, पाई भी दोनों के अंदर आ रहा है, और 1 R इसमें आ रहा है, इसमें 2 R आ रहा है, तो 1 R तो इसमें से भी कॉमन है। ठीक है, तो मेरा पास कॉमन पार्ट आ गया 2 पाई R, इसमें बच गया H,
और इसमें बच गया आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसके बराबर है, टीएसए ऑफ सिलेंडर के बराबर है। लेकिन अब ये मत लिखाना कि ये तो टीएसए ऑफ सिलेंडर के बराबर है, ये कैलकुलेशन ने अपने आप दिया है, मैं कोई भी चीज रट के नहीं चलूंगा फॉर्मूले के अलावा। अब कैलकुलेशन पे आते हैं, 2 का 2, पाई का पाई, आर की जगह पे वैल्यू है दोनों के लिए 7, इसलिए 7 आ गया यहाँ पे, एच है 13। एक चीज और रह गई, अभी गलती थोड़ी बहुत होने वाली थी, देखो वो उस पर काम नहीं किया हमने। अब ये जो एच लेटर है या हाइट वर्ड है वो किसके लिए था जी, सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर की हाइट तो अभी तक हमने कहीं लिखी ही नहीं है। यहां पे टोटल हाइट ऑफ वेसल दे रखी है 13, हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं है। तो अब इसके अंदर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। हाइट ऑफ सिलेंडर है, देखो कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये मैं रेड करके दिखाता हूं, यहां से लेकर के यहां तक, ये रेड लाइन है हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और नीचे वाली जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर के इक्वल होगा। आपको समझ में आता ही है कि ये वाला पार्ट रेडियस का होगा, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ वेसल के अंदर दो चीजें इंक्लूड हो रही हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर भी और रेडियस भी, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर और ये वाला रेडियस, ये दोनों चीजें मिलेंगी तो टोटल हाइट ऑफ वेसल बनेगा। बोलो बात से सहमत हो कि नहीं हो? यस सर। ठीक है, तो एच और आर की कंबाइंड वैल्यू 13 बनती है। एच कितना है ये तो मालूम ही नहीं है, रेडियस मुझे समझ में आ चुका है 7 है, तो इसका मतलब एच कितना आ जाएगा 13 माइनस 7। ये जो हाइट है ना बेटा, ये टोटल वेसल की है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाइट वर्ड तो सिर्फ जी सिलेंडर के लिए यूज होता है, तो वो उसकी हो ही नहीं सकती हेमिस्फेयर की। अगर आप हेमिस्फेयर की को ऐसे इस नजर से देखते हो तो मैं कह सकता हूं कि यार ये इतनी हाइट का हेमिस्फेयर है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से ये हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल होती है हेमिस्फेयर के अंदर, क्योंकि सेंटर से यहां तक रेडियस और सेंटर से यहां तक भी रेडियस ही होगा। बोल सकते हो ये हाइट है, लेकिन हाइट की वैल्यू उसकी रेडियस के बराबर ही होती है। तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये एच आया, और ये एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये चाहते तो एक स्टेटमेंट बना के इस चीज को लिख सकते थे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। बोलो जी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी को, बताओ। यस सर। हाँ, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आएगा आपका 6, ये एच जो है हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए, और आर जो है वो कॉमन रेडियस है हर किसी की 7। बस कैलकुलेशन 7 से 7 कट गया, फ्रैक्शन वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट ही खत्म हो गया, मल्टीप्लाई करा तो आया 44, और 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 44 की मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। 13 इंटू 44 मेरे को मिलता है 572। और क्योंकि ये सरफेस एरिया था, कोई एरिया था, इसलिए यूनिट स्क्वायर में आएगा, और यूनिट सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आंसर चेक करा देता हूँ, ये रहा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? बता सकते हो समझ में आई कि नहीं आई। इसमें जो एक मेन पॉइंट था वो ये भी था, ये एच वाला, ये समझ में आना बेहद जरूरी है, वरना क्वेश्चन की कैलकुलेशन डेफिनेटली गलत होगी। बताएं। यस सर आ गई। जिस बच्चे को नहीं आया हाथ खड़ा कर लो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, महक अग्रवाल, नहीं आया समझ में? क्या चीज नहीं आया समझ में, बताओ। सर शुरुआत का थोड़ा बता दो, मैंने शुरुआत में क्लास में नहीं थी, वो ज्वाइन लेट हुआ। कौन सी शुरुआत? क्वेश्चन की शुरुआत। तो क्वेश्चन तो इसमें करते हुए मैंने बोल दिया। ये कैलकुलेशन यहां से ग्रीन वाले पार्ट से देखा है आपने कि नहीं देखा? वो कह रहा था कि आधे में इस वेसल का अंदर का सीएसए निकालना है। अंदर का सीएसए नहीं बोला उन्होंने, कहा अंदर का एरिया निकालो, इनर अंदर का सरफेस एरिया निकालो। सीएसए या टीएसए वर्ड यूज नहीं करा। तो ये जो वेसल बना है वो दो सॉलिड को मिला के, यानी कि दो शेप्स को मिला के बना है, ऐसे पढ़ लेंगे बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दो शेप्स को मिला के बना है। एक शेप है ऊपर सिलेंडर, नीचे हेमिस्फेयर। जब हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर रख दूं और बोलूं कि एक वेसल है, तो इस वेसल में इस हेमिस्फेयर का काम तब तक नहीं होगा जब तक ये वाली येलो वाली प्लेट नहीं होगी। ये जो येलो सर्कुलर पार्ट है ये दोनों ही नहीं होने चाहिए, तब ये वेसल प्रॉपर काम करेगा, अदरवाइज वो करेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं होगा नीचे हेमिस्फेयर लगाने का। ठीक है,
तो इस जगह पे भी कोई मटेरियल आए, इस जगह पे भी कोई सामान गिर सके, तो इस वाली सर्कुलर प्लेट का होने का कोई मतलब यहां नहीं बनता, येलो वाली। और ऊपर से भी खाली होना जरूरी है, ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। अच्छा जी, अब इसको अंदर से पेंट करना है। उन्होंने कहा ना कि अंदर का सरफेस एरिया निकालो, तो उसको ऐसे समझ लो कि अंदर से पेंट करना है। तो इसको अंदर से पेंट करना है, तो किस जगह पे पेंट करोगे? सिलेंडर के किस जगह पे पेंट करोगे? सी एस पे। और हेमिस्फेयर के भी किस जगह पे पेंट करोगे? उसके सी एस पे। इसलिए दोनों शेप्स के सी एस से निकाल के प्लस करा दोगे तो इस वेसल का अंदर का सरफेस एरिया पता चल जाएगा। वही हमने लिखा है, इतनी सी बात पहले बताई थी, बस और कुछ नहीं था। ओके सर। अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन ठीक ठाक, अगले से अगले वाले बेहद प्यारे क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से। कहाँ कॉपी हो गया भाई? किसी गलत जगह पे हो गया, एक सेकंड वापस से। पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपना क्वेश्चन पे रखें। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है और इस तरीके का एक टॉय, एक खिलौना बना हुआ है हमारे पास, यही है ना? हाँ, तो एक रफ डायग्राम बनाना जरूरी रहेगा, और मैं किसी टूल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ। ये हेमिस्फेयर कुछ कुछ हद तक ऐसा ही होगा, और इसके ऊपर एक कोन आ गया, ये ठीक है, ये कोन आ गया इसके ऊपर। थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि वो कोन जैसा कुछ लगे भी, वरना ऐसे लगेगा कि ट्रायंगल रखा हुआ है एक। ये डार्क ब्लैक लाइन है रेडियस की, और ये परपेंडिकुलर लाइन है हाइट ऑफ कोन की। एच क्या है? हाइट ऑफ कोन। और नीचे वाला पार्ट ये यहां से लेकर यहां तक का ये रेडियस ही होगा, आपको समझ में आता है, ठीक है जी। अब इस पे करते हैं काम। तो उन्होंने कहा है कि जी ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है और हेमिस्फेयर की भी जो रेडियस है वो सेम है, तो उस पर कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं और होती भी नहीं है, तो हम दोनों की सेम ही लेके चलते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में होता ही ऐसा है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही पंगा इन्होंने दे दिया यहाँ पे। तो टोटल हाइट जो है ना इसकी, देखो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको काम सारा, इस चीज को आप समझो। ये है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं पे यूज होगा तो हाइट ऑफ कोन का होगा, हाइट ऑफ कोन का यूज होगा। तो हाइट ऑफ कोन कितनी होगी, सबसे पहले हम इस चीज को भी निकालें क्योंकि अलग से नहीं दे रखी। उसका यूज हो ना हो वो बात की बात है, छोड़ दो कि यूज होगी भी क्या नहीं होगी, लेकिन मेरे को पता होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर हाइट भी यूज होती है कहीं ना कहीं। तो मैं हाइट निकाल लेता हूं, क्या होगी हाइट। तो निकालना बेहद आसान है क्योंकि टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट ऑफ टॉय किसके इक्वल है? 15.5 सेंटीमीटर के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन अगर हम अपने नजर से देखें तो हमारे को दो चीजें समझ में आ रही है इसके अंदर, हाइट ऑफ कोन भी आ रहा है इसके अंदर, प्लस रेडियस भी आ रहा है इसके अंदर, यानी कि रेडियस ऑफ ये वाला पार्ट रेडियस का होगा। इस बात से सहमत हो कि ये वाली जो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो रेडियस के बराबर ही होता है? सही कह रहा हूं? यस सर। तो यानी कि टोटल हाइट यहां से लेकर के यहां तक, ये जो रेड लाइन बनाई है इसकी बात आपने दे रखी है, और मुझे सिर्फ हाइट ऑफ सिलेंडर कौन निकालना है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, हाइट ऑफ कौन और रेडियस को प्लस करके 15.5 के बराबर होगा। हाँ जी, हाइट ऑफ कौन नहीं मालूम, रेडियस हमें समझ में आ चुका है 3.5 है, आपने बता ही दिया हुआ है साफ साफ। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15.5 माइनस 3.5। ये मैंने पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहते तो इतना कुछ लिखे बगैर यहीं पे डायग्राम पे ऐसा काम कर सकते थे, ऐसे करके देखो। ये कहते हैं ये h हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये टोटल है 15.5। तो आप कहते हैं जी h की वैल्यू आ जाएगी, ये चीज इसमें से माइनस कर दो। ऐसे डायरेक्टली भी समझ सकते थे, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने आपको पूरा लिखवा दिया है कि ऐसे करा, कैलकुलेशन ये बनेगी इसकी। तो कितना आ जाएगा? 12.0, यानी कि 12 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो हाइट ऑफ कोन
ये जो h है ये हाइट ऑफ कॉन के लिए है। ये आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम काम कर लेते हैं, क्या पूछा है आपने। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। एक सेकेंड। ज्यादा तेज तेज बोल के ना गले में दर्द हो जाती, खराश आ जाती है। तो इसके अंदर देखो, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात बोली है जिसपे हमारी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या बोले ना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बच्चे कहते हैं टोटल निकालना है, अब तो साफ साफ ही बोल दिया टोटल। तो क्या करना चाहिए, क्या कहते हो आप लोग? पीयूष क्या कहते हो बेटा, क्या करना चाहिए, क्या कैलकुलेशंस आनी चाहिए? मैं फॉर्मूले नहीं पूछ रहा हूं, मैं फॉर्मूले नहीं पूछ रहा हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप बताओ कि किन किन चीजों को प्लस करोगे या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। पीयूष, नो रिप्लाई। ठीक है, तो सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? माही बताएगी, माही। देखो अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं पूछना बंद कर दूंगा। मैं अपनी एनर्जी और टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूं? माही आप क्लास में हो? चलो महक से ही पूछ लेता हूं जो बताने में इंटरेस्टेड है। वीर क्लास में हो? वीर, वीर क्लास में हो? कुछ हाँ या ना की आवाज आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है आपकी तरफ से। वीर, वीर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि आप क्लास में हो कि नहीं हो। ये हाल है बच्चों का, कोई मैसेज नहीं है और बच्चे सोचते हैं कोई बात नहीं। देखो कोई रिप्लाई नहीं है। बच्चों का काम क्या है, लॉगिन करो, साइड में बैठ जाओ, अपना खाने पीने चले जाओ, घूमने चले जाओ। वो सामने तो बेवकूफ़ आदमी, शायद हमें सब कुछ आता है। बच्चों को ऐसा लगता है, गलत फहमी में। ठीक है, आज के बाद से किसी ने रिकॉर्डिंग की बात करी ना कि पिछली रिकॉर्डिंग दिखा देना, तो पहले लूंगा मैं पूरे पैसे और फिर दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जो पे करेगा उसी को रिकॉर्डिंग्स दिखाऊंगा। क्योंकि आप लोग बैठे हो अपना मजे मारने और बाद में कहोगे जी ये तो टॉपिक हमें आया नहीं समझ में, फिर मेरे पास क्या जवाब होगा और आपके पास क्या जवाब होगा। हाँ बताओ महक अग्रवाल, आप ही बताओ क्या कह रहे हो। सर हम पहले सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे और फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो हेमिस्फीयर निकालेंगे और दोनों को ऐड कर। सरफेस एरिया टोटल के लेटरल? सर लेटरल। लेटरल निकालेंगे दोनों का। यस सर। क्यों, यहाँ पे तो उन्होंने टोटल वर्ड यूज करा है। सर क्योंकि दोनों फिगर्स को ज्वाइन कर दिया हमने, तो जो उसका कोन का बेस था और उसका बेस था, हेमिस्फेयर का बेस था, कंबाइन हो गया, जो अब हमारी होल फिगर में नहीं काउंट होएगा। ठीक है, ये जो जिस पे मैं लाइंस डाल के बता रहा हूं, ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है, यानी कि बेस ऑफ कोन और टॉप ऑफ हेमिस्फेयर। आपने किस चीज का सरफेस एरिया टोटल पूछा है? टॉय का। आपने अलग अलग शेप्स का टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा। आपने कहा कि खिलौना इस शेप का बना है, टॉय इस शेप का बना है कि ऊपर से कोन है नीचे से हेमिस्फेयर है। अब इसको मिला दिया, अब इसको मिला दिया, अब ये टॉय आपके सामने आ गया। अब इसको पेंट करना है। अब मैं वही बात हमेशा बोलता हूं कि जब भी सरफेस एरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप पेंट करने वाली बात पे चले जाओ। अब इसको पेंट करना है, तो आप समझदार हो कि भाई ये जो बीच वाली सर्कुलर प्लेट है, इस पे पेंट करने का कोई फायदा नहीं है। ये होगी भी नहीं, ये दिखेगी भी नहीं, जब तक हम इसको काटेंगे नहीं, दोनों शेप्स को अलग अलग नहीं कर लेते, तब तक वो सर्कुलर पार्ट हमें दिखेगा भी नहीं। तो आपने तो टॉय दो चीजों को मिला के बना दिया ना, इस नीचे से हेमिस्फीयर ऊपर से कौन चिपका दिया हुआ है। अब चिपकाने के बाद जो खिलौना टॉय बना है उसको पेंट करना है, तो इस सर्कुलर जगह पे पेंट नहीं होगा, दोनों के सी एस से पे पेंट होगा। तो सी एस से ऑफ कौन निकालूंगा, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर निकालूंगा, दोनों को ऐड करा दूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझ लिया और बस लिख देंगे। अब इसको पहले समझ लिया, अपने दिमाग को समझा लिया कि क्या करना है, अब फिर लिखने पे आ जाओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बनेगा सी एस से ऑफ कौन
और CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब टोटल वर्ड यूज होने के बाद भी दोनों का CSA लगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है, समझ में नहीं आता कि कर क्या रहे हैं। बस आपको एक सीधा सा लॉजिक यही लगाना है कि किस चीज का आपने टोटल पूछा है, अलग अलग शेप्स का पूछा है या कंबाइंड डायग्राम का पूछा है। अगर कंबाइंड सॉलिड का या कंबाइंड शेप का, दो शेप्स को कंबाइन करके बने हुए डायग्राम का आप टोटल एरिया पूछ रहे हो, तो दोनों का जो पार्ट चिपक चुका है वो चीज हटानी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से दोनों का CSA बनता है। CSA कौन होता है, पाई आर एल, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन रेडियस पार्ट दोनों का सेम है, पाई दोनों में दिख रहा है, तो पाई और आर तो कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया एल, यहाँ पे बच गया 2, पाई एक कॉमन आ चुका है, आर एक कॉमन आ चुका है, तो एक आर बच गया। तो मेरे को इस जो टॉय का टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। लेकिन मेन बात, इसके अंदर का एल मिसिंग है, एल क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, तो एल हम निकाल लेंगे उस रिलेशन से जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले के टाइम पे लिखा था कि एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है कॉन के अंदर, इन ए कॉन। ठीक है, एक कॉन के अंदर एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होता है। एल की वैल्यू मिसिंग है, उसको छोड़ दिया। एच की वैल्यू कितनी है, 12, 12 हाइट ऑफ कॉन, ना कि हाइट ऑफ टॉय। रेडियस है 3.5, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर। अभी फिलहाल कैलकुलेटर की मदद से या तो 12.25, इनको प्लस कर लेते हैं, ट्वेंटी 4.5, और इसका हम निकाल लेते हैं रूट, तो 4.9 अप्रोक्सीमेट, अगर ये मेरी कैलकुलेशन मैंने सही से समझ के करा है तो। ये कितना आया, 4.9। ठीक है, तो पाई की कुछ जगह पे अलग से बोला है उन्होंने, नहीं बोला, तो पाई की जगह आ गया 22.7, आर की जगह आ गया 3.5, एल की जगह पे आ गया 4.9, 2 का 2 रहा, आर की जगह पे आ गया 3.5, पॉइंट हटाया, नीचे 0, 7 के टेबल में 35 आता है 5 पे, 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे, 2 से 22 उठ गया 11 पे, 11 का 11, 4.9 का 4.9, 3.5 और 2 की मल्टीप्लाई 7.0, 11 और 7 और 4 11, 11.9 आ जाएगा। 11.9 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11.9 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो 130.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखें जरा आंसर क्या है, गलत आ रहा है, 214.5, यानी कि सर कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं। हाँ बताओ बताओ बताओ, शाबाश। सर जब 144 को प्लस करेंगे 12.25 तो 156.25 आएगा। अच्छा, तो मैंने गलत कर दिया क्या, कहा मैंने, अच्छा 12 को 12 पॉइंट किससे प्लस करा दिया ये मैंने फिर। अच्छा, ये कैलकुलेशन, ये वाली एल की कैलकुलेशन गलत आ रही है, बिल्कुल सही बात है। 144 में 12 प्लस करोगे तो 24 कैसे आ सकता है, वो छोटा कर दिया, तो दोबारा से कर लेते हैं। पूरा भरोसा कैलकुलेटर पे करके गलत वैल्यूज डाल दी, गलती उसकी नहीं है, हमारी गलती है, वैल्यूज गलत डाल रहा है। 156.25, 156.25, अगले स्टेप में स्क्वायर हटाएंगे, इसका रूट कर देंगे, 25 है शायद, सर 25। हाँ 25 है, मैंने 52 लिख दिया। अब इसका रूट कर रहा हूँ तो यार 12.5, तो यहाँ पे एल की जगह पे आएगा 12.5 और यहाँ पे आएगा 12.5 और यहाँ पे आएगा 12 और 7 कितना होता है 19, 19.5। अब 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 19.5 को मल्टीप्लाई करा 11 से तो 214.5 आया। चेक कर लेते हैं, 214.5। ठीक है जी, तो आज का काम आपका क्या है बेटा, सारे जने ध्यान से सुन लो मेरी बात को। ये जो फॉर्मूले वाली शीट है ये मैंने भेजी आपको कि नहीं भेजी अभी तक, ये वाली? नहीं तो इसमें तो खैर मैंने फॉर्मूले का लिखने का तरीका एक तरीके समझा रखा है। मैं शीट भेजता हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको भेजता हूँ। और ये फॉर्मूले इन्होंने अलग से दे रखे हैं कि नहीं, सारी कहीं शीट नहीं दे रखी। तो आपको वैसे एक्सरसाइज में भी शायद नहीं, इससे पहले भी एग्जाम्पल्स वगैरह में कुछ दे रखे हैं फॉर्मूले वगैरह अलग से, सारे नहीं दे रखे। तो मैं फॉर्मूले वाली शीट अभी भेजता हूँ थोड़ी देर में आपको। या आप 9th की बुक अगर नेट से
डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे समरी के अंदर सारे फॉर्मूले, यहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, यही चीज़ें हैं सारी। तो अब ये सारे फॉर्मूले पहले रट लो। अगर ये रटोगे नहीं, अच्छे से याद नहीं करोगे तो काम नहीं कर पाओगे। तो पहला काम क्या है, फॉर्मूले को रटना। आज का काम आपका होमवर्क यही है कि आप सारे फॉर्मूलों को याद करो, ठीक है। चलो आज का इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जयराम जी की बाय बाय।